उनके 75 वर्ष की पूर्ण होने की वर्षगांठ पर उसमें पधारे हुए हमारे समाज के गुरु, जनप्रतिनिधि, भामाशाह, प्रशासनिक अधिकारी, सभी शिक्षा प्रेमी, मातृशक्ति, इस स्कूल के सभी शाला स्टाफ को और युवा भाई और प्यारे बच्चे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बधाई देना चाहता हूं इस शाला परिवार को जिन्होंने इतना प्यारा वार्षिक उत्सव पर एक सेमिनार जैसा, अपन बोलते हैं शिक्षा सेमिनार जैसा एक कार्यक्रम रखा और हम सब लोगों को आपने बुलाया, बच्चों से रूबरू होने का टाइम दिया, हम लोगों को मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालांकि ये मंच, शिक्षा का मंच ऐसा मंच है जहां पे इन साफों की, इन सोल की, इन मालाओं की जरूरत नहीं होती। इस परिपाटी को अब आए हैं, आपने मान सम्मान रखा, इसका धन्यवाद। पर मेरा निजी विचार है कि आप शिक्षा के इस मंदिर में ऐसे मान सम्मान की, जो सच्ची में शिक्षा प्रेमी है और जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए कुछ करना चाहता है, गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो वो सच्ची में बिल्कुल खुश नहीं होता। ये आदत गंदी आदत है और आने वाले टाइम में ये आदत बुरी आदत बन जाती है। आज मेरे को मान सम्मान दिया है, कल को मैं किसी दूसरी जगह पे जाऊं, मेरा मन बहुत है, पर वहां पे मान सम्मान नहीं देते हैं तो मेरे को हल्का महसूस होने लग जाता है, मेरे को छोटा महसूस होने लग जाता है, ये अपने आप अंदर से महसूस होने लग जाता है। हमें इस परिपाटी को तोड़ना है। बहुत सारी संस्थाएं इस काम में भागीदारी निभा भी रही है और उम्मीद करता हूं आजाद परिवार अगली बार से ऐसे मान सम्मान को दूर रखेंगे, क्योंकि ये शिक्षा का सेमिनार है और शिक्षा के लिए अपन सब कुछ कर रहे हैं। इस मान सम्मान की जरूरत ही नहीं है। इस मान सम्मान का पैसा, इस मान सम्मान में जितना भी खर्चा होता है वो आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, हालांकि मैं आपको बता देता हूं कुछ तो आपके इतना अमाउंट लगा ही होगा, तो ये प्राइवेट संस्था है, बिल्कुल प्राइवेट संस्था में फीस होती है। जितना मान सम्मान में आपका खर्च हुआ है उतना खर्चा एक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब के बच्चे को यदि अपन निःशुल्क रूप से यहाँ पढ़ा पाए तो उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। शिक्षा का महत्व क्या है, इसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि कभी समय था जब डॉक्टर साहब राधेश्याम जी वहां सामने बैठते थे, हमारे आरएस अधिकारी है शायद जीएसटी डिपार्टमेंट में, ये कभी सामने बैठे थे और आज वो मंच पे बैठ के अभी अभिभावकों को ये तय करना है कि आपका बच्चा वहां बैठा है, वहां से यहां तक लाने का सफर में आपको कैसे साथ देना है। इन मुद्दों से जुड़ी हुई बातों पर मैं चर्चा करूंगा। हो सकता है आपको बुरा लगे, पर यदि जे अब हम हमारे बच्चों को एक शिक्षा के रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाने से रोकें, दूसरी रास्ते पे जाने से अब उनको रोक के, भटकने से रोक के यदि शिक्षा के पथ पे लाना चाहते हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आज चर्चा करूंगा। हालांकि मेरा संक्षिप्त में परिचय गुरुदेव ने दिया था। गुरुदेव ने 2 ऐसे फाउंडेशन की चर्चा भी की थी, जिसमें था एक आगाज फाउंडेशन जो अभी शिक्षा पे काम कर रहा है, पहले कोरोना काल में काम किया था। ऐसा काल आया कोरोना काल जिसमें हर घर में ये बीमारी इतना भयंकर रूप ले लिया था कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बंद हो गई थी। ऑक्सीजन के लिए लोग ट्राई कर रहे थे। हम मेडिकल फील्ड से हैं तो ये जो ऑक्सीजन की मशीनें बनती है या तो वो इंजीनियरिंग बनाते हैं, कनेक्टिविटी लाने वाला लोग मेडिकल स्टाफ होता है। तो हमने कोशिश की कि हम बाहर विदेश से वो मेडिसिन और वो मशीनें जो एकदम हमारे बुजुर्ग पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची हुई थी, हमने पूरे मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर और नागौर के उन ग्रामीण क्षेत्रों में एक टीम बना के उन लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। शायद उनका आशीर्वाद हम पे रहा कि हमें आगे के लिए संबल मिला कि हमें यही नहीं रुकना चाहिए, हमें शिक्षा के क्षेत्र पे काम करना चाहिए। तो सोचा शिक्षा के क्षेत्र पे क्या काम करें, तो उसके लिए
कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कोरोना ने ये सिखाया कि शिक्षा सिर्फ ऑफलाइन ही तरीके से नहीं हो सकती। आप डिजिटल कहीं पे बैठे हुए ऑनलाइन मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ सकते हो। देखो, डिजिटल चीजें होती है ऑनलाइन, उसका काम सिर्फ सोशल साइट, वीडियो, मूवी नहीं होता। उसका काम आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। आज से कई साल पहले जो अपने को डाटा या रिचार्ज मिलता था वो शायद 500 रुपए में 1 GB मिलता था महीने भर के लिए, और वो अभी अपने को 5 GB मिलने लग गया है उतनी रकम से महीने भर के लिए। तो हमें कोशिश क्या करनी है, उस डाटा का, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो अपने को सुविधा दी है उसका पॉजिटिव उपयोग लेना है। उसका उपयोग कैसे ले सकते हैं ये मन में आई तब कि यहाँ से बच्चा यदि जो ऑनलाइन पढ़ाई सब कुछ मोबाइल में है तो यहाँ से बच्चा शहर क्यों जा रहा है, क्योंकि हम सब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में क्या है, बहुत टैलेंट है। उस टैलेंट को कैसे वो आगे शिक्षा के क्षेत्र में ला सकता है और कैसे सर्व समाज का, अपने देश का, गांव का नाम रोशन कर सकता है, उसके लिए सबसे ज्यादा माहौल की ज्यादा जरूरत होती है। माहौल जो हम सभी पढ़ के एक कंपटीशन एग्जाम को फाइट करके एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जहां से हम हमारे परिवार को, समाज को, देश को गौरवान्वित किया है। तो उसके लिए एक चीज होती है लाइब्रेरी, वाचनालय। तब उस फाउंडेशन ने स्टार्ट किया वाचनालय खोलना गांव-गांव में, ताकि एक किसान परिवार से बच्चा जब शहर जाता है तो उसके पास ना घर होता है, ना खाना होता है इतना, और ना ही पढ़ाई के लिए इतना पैसा होता है। जो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता है वो मान के चलो आप, वो रहता है, वहाँ खाना होता है, महंगा भी मिलता है, 10-15 हजार रुपए महीने के लग जाते हैं। तो हम उन बच्चों के लिए जो सब कुछ यहाँ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उन बच्चों के लिए ये सुविधा की कि यहाँ लाइब्रेरी खोलते तो शायद वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, किसान परिवार से हैं, सिर्फ लाइब्रेरी के माहौल के लिए शहर जाता है, उस बच्चे के 10-15 हजार रुपए बच जाए, वो बच्चा यही पढ़ ले। उसकी शुरुआत हमने भोजा सर से की, जो शहीद है। देखो, इन्होंने बहुत कुछ तारीफ भी कर दी अकेले की, ये काम अकेले से नहीं होता, इसके लिए पीछे बहुत टीम वर्क होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज ये मान के चलो कि इन्होंने वार्षिक उत्सव के प्रोग्राम पे इतने बच्चों का कार्यक्रम रखा है, इन बच्चों ने गुरुजनों में नीता कार्यक्रम रखा है, तो इसके पीछे मेहनत लगी है। ये किसी मेहनत किसी एक इसके संस्थापक है उनकी नहीं, पूरे स्टाफ की है। ये पूरा परिवार की तरह साथ मिलकर चलते हैं, तभी ये आज कार्यक्रम सफल हो रहा है। तो ये जो डेजर्ट जो निःशुल्क 80 बच्चों का पीएमटी की तैयारी करवा रही है, आपके सामने आपका लाडला राधेश्याम बैठा है, ये सिक्कर में जाके तैयारी किया था। आप इनके अभिभावक से, आप बिल्कुल सबको पता भी है कि यहां से ये गया था ना तो 1 साल का लगभग 2 लाख रुपए खर्चा लगता था, और हम बज्जू में 80 बच्चे पढ़ा रहे हैं निःशुल्क, जिसका हॉस्टल, कोचिंग, लाइब्रेरी में सब कुछ फ्री है। तो हमें ऐसी सुविधा से, ऐसी चीजों से सीखना चाहिए। देखो, हमें किसी और लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं, दिखावा हमें पसंद नहीं है, पर ये क्यों आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि हर एक चीज को अपन देख के ही अनुभव लेते हैं। तो ये आपको चीज इसलिए बताया जा रही है, ये बच्चों के लिए यहाँ पे भी हो सकती है, ये लाइब्रेरी वहां नहीं है, लाइब्रेरी यहाँ भी हो सकती है। तो हमें शहर वाले बच्चों की बराबर एजुकेशन कब होगा? देखो, आजकल सब कुछ नगर ऑनलाइन मिल गया, तो अपन बच्चों को वैसा वैसा एजुकेशन, एक कंपटीशन जो प्रतिस्पर्धा होती है एग्जाम की, वो तैयारी आप यहाँ भी करवा सकते हो। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया, एक प्लेटफॉर्म डिजिटल बोर्ड लगा होता है, इस बोर्ड पे सब कुछ पढ़ाया जाता है, हजार बच्चे पढ़ते हैं। तो वो सुविधा बहुत सस्ती है, और उन कोचिंगों ने अपने इसलिए क्योंकि वो सस्ती है, वो सुविधा अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टीम वर्क जरूरी होगा। टीम वर्क में जैसे मैं बता रहा हूँ कि डेजिडेटी और आजाद संस्था है, उसमें टीम वर्क में आपको प्रशासनिक अधिकारी बहुत सारे यूपीएससी सिलेक्टेड आईएएस आईपीएस भी मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, एक इंजीनियर की बहुत अच्छी टीम भी मिलेगी, गांव के एक्टिव युवा भी मिलेंगे, फौजी भाई भी मिलेंगे, वो सारे होते हैं, गुरुजन भी मिलेंगे, वो अपना टाइम देते हैं। तो ऐसी आप ऐसी टीम बनाओ हर गांव से कि जो शिक्षा पे काम करे। दूसरा सबसे जो नीडफुल चीजें होती है वो है दूसरी चिकित्सा। यदि आम आदमी किसी चीज से परेशान है, क्योंकि हमारी सबकी पृष्ठभूमि एग्रीकल्चर से, सब खेती करते हैं, तो हमें क्या है, शिक्षा और चिकित्सा पे काम करना है। यदि कोई चीज आप निःशुल्क कर सकते हो तो इस चीज को करोगे, शिक्षा और चिकित्सा को।
क्योंकि उससे ही आपके गांव का विकास होगा, उससे ही देश का नाम रोशन होगा। शायद आने वाले टाइम में, मैं आज कह रहा हूं, हम सबको पता है कि हम यहाँ से आर्ट्स वाले बच्चों को सूरतगढ़ भेजते तैयारी करने के लिए। क्यों भेजते सूरतगढ़? पहले क्या था सूरतगढ़, अब सूरतगढ़ एक शिक्षा नगरी बन गई। क्यों बन गई है? क्योंकि वहां के लोगों ने मेहनत की है एजुकेशन पे। आज सूरतगढ़ राजस्थान के नक्शे पे पहचाना जाता है एजुकेशन नगरी के लिए, एजुकेशन हब के लिए। तो ये जैसला क्यों नहीं पहचाना जाए? हमें उस चीज पे काम करना है, और काम इस हिसाब से करना है कि हमें सिर्फ ये मोटिवेशनल सेमिनार 15 अगस्त 26 जनवरी वार्षिक उत्सव पर नहीं करेंगे। हमें शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 महीनों से एक ऐसा एजुकेशन सेमिनार आपके सामने रखना चाहिए। मैं आज डॉक्टर बना हूं, राधेश्याम आज डॉक्टर बनाया है, ये एसडीएम आरएस बने हैं। ये कैसे बने? इन्होंने किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को या आरएस अधिकारी को देखा है, उनसे ये सीखे कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है। तो ये बच्चे कैसे सीखेंगे? आप ऐसे सेमिनार रखिए। हमने हमारे जैसे 1000 दोस्त खड़े जो इन बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं। शायद हमारी कई भी चीजें यदि इनके ज्ञान में आ जाए और ये वो सीख यदि दिमाग में बिठा ले, और ये भाई हम जैसे हमसे बड़े बन जाए, तो हमारा इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है, हमारे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। अरे इसी चीज के लिए हम यहाँ आए हैं। अब मूलभूत सुविधाएं होती है जो इस गांव में टीम बनानी पड़ेगी, टीम के साथ, टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा आपको। मैं अभी प्रधान साहब से बैठे यही बात कर रहा था कि शिक्षा काम करने के लिए आपकी मूलभूत सुविधाएं शिक्षा माहौल के लिए क्या होती है? पहली होती है वाचनालय, लाइब्रेरी, जिसमें अपन बैठ के एकदम एकांत में पढ़ते हैं। दूसरा होता है कि हर स्कूल में तो हम स्कूलिंग करवाते हैं, और किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हम कोचिंग जाते हैं। हम कोचिंग जैसा माहौल यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि आपने पीछे देखा कोरोना काल में 2 साल से सब कुछ कोचिंग ठप थी, बंद थी। तो उन्होंने क्या, सब कुछ मटेरियल हमें ऑनलाइन दे दिया, तो हम घर बैठे भी पढ़े थे। तो वो हम घर बैठे यदि यहाँ वाचनालय हो जाए, एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाए जिसके ऊपर हम अच्छे से उत्तम क्वालिटी की यदि क्लास लगाते हैं, तो सारे बच्चे यहीं पढ़ पाएंगे और वो अपने सपने यहीं पूरी कर पाएंगे। और आर्थिक रूप से कमजोर जो पेरेंट्स है उनके ऊपर भी वो दबाव नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा डॉक्टर साहब कह रहे थे, पूनम जी, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये अड़ाई गांव है नागौर में, वहां से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी फौजी है, इनके घर में ये 3 डॉक्टर। मैं आपको बता रहा था कि सीख क्या होती है। फौजी साहब ने मेहनत करके, एक फौजी की सैलरी कितनी होती है? बहुत कम। उसके बाद में मेहनत करके इनको डॉक्टर बनाया। इनसे क्या सीखे इनके छोटे भाई? जब फौजी साहब के पास अच्छे संस्कार थे तो ये सीखे डॉक्टर बने, और पूरे घर में इनके भाई और बहन दोनों यहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको सीख इनसे मिली है। हमें गांव में यही करना है। हमें क्या करना है? शिक्षा का जागरूकता फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये गांव, मानो ना मानो, आपको हो सकता है बुरा लग जाए, एक ही फील्ड में पीछे है, वो है शिक्षा। चिकित्सा में शायद आपके पास की केलन से सीएचसी है, बहुत अच्छी सीएचसी है। वहां पे भी हमारे गुरुदेव थे, हमारे सीनियर थे महावीर जी गोदारा, जिन्होंने अपनी सेवा दी थी डॉक्टर साहब ने। उनसे बातें होती रहती, केलन से बहुत अच्छा बन रहा है चिकित्सा क्षेत्र में। शिक्षा क्षेत्र में इस गांव से काम करिए, इससे सिर्फ आपका विकास होगा। और आपकी हम लोगों से क्या मदद हो सकती है वो हमें जरूर बताइएगा। हम ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। आप लोगों की सहायता करने के लिए हम रूबरू रहेंगे, हमेशा 24 घंटे आपके अवेलेबल रहेंगे, कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब प्रधान साहब से बात कर रहे थे, तो प्रधान साहब को, सरपंच साहब को जिम्मेदारी भी दे देता हूँ, एक दोस्त के नाते भी दे देता हूँ कि इस गांव में हालांकि प्राइवेट एक लाइब्रेरी चलती है, फिर भी आप इस गांव के माहौल के लिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप दोनों में से एक जिम्मेदारी लेगा लाइब्रेरी बनाने की, और दूसरे जो बंदा है वो जिम्मेदारी लेगा कि यहाँ पे एक डिजिटल क्लासरूम बनाया जाए जिसके अंदर ऑनलाइन मटेरियल है। जो भी पढ़ेगा एजुकेशन में, चाहे वो मेडिकल फील्ड से तैयारी कर रहा है या आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसको मटेरियल अवेलेबल करवाने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पर आप इन दोनों चीजों को यहाँ स्थापित करो। और आप आने वाले समय में देखो, हर एक चीज की नेगेटिविटी होगी, लोग कहेंगे भी कि यार ये चीजें चल रही है, पर आप उनके परिणाम देखना। आपको मैं बता देता हूँ, एक
डेजिटेटी और आजाद से पहले एक संस्था चल रही है समरादल फाउंडेशन नाम से। उस समरादल फाउंडेशन में बहुत पहले डॉक्टर जुड़े थे, अभी बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे समाज के बहुत ऐसे अधिकारी जुड़े हुए। तब स्टार्टिंग वो 4 साल चली थी ना, तब लोगों ने ये बताया कि नहीं ये सिर्फ पैसे लेते हैं, लोगों से मेंबरशिप लेते हैं, ये काम की नहीं है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होता। उन्होंने 3 साल तक ऐसी नेगेटिविटी को सामना किया, जो लोग उनके टांग खींचते थे उनका सामना किया, और चौथे साल उस संस्था ने 12 सिलेक्शन दिए, 12 डॉक्टर बने। आप सोच सकते हो इन संस्था को टाइम लगता है, पर जब एकदम संस्था पैरों पे खड़ी हो जाती, पौधे से यदि जो वटवृक्ष बन जाता है, उसके बाद में वो संस्था हमें समाज का हीरो देखती है। हालांकि डेजिटेटी काम वही कर रही है, पर वो सर्व समाज के लिए कर रही है। डेजिटेटी सिर्फ विश्नोई के लिए नहीं कर रही, डेजिटेटी सर्व समाज के लिए काम कर रही है। अब मेरी ओर से मैं ये बोल रहा हूं कि इनको ऑनलाइन जो भी चीजें हैं वो अवेलेबल करवा सकता हूं। दूसरी चीजें प्रधान साहब और सरपंच साहब अपने मुख से कह देंगे कि मेरा बात का मान भी रखेंगे, सम्मान भी रखेंगे, मुझे उम्मीद भी है। और फिर मैं यहाँ आया हूं तो एक छोटा सा शिक्षा में सहयोग के लिए मैं जरूर शिक्षा पे काम बहुत ज्यादा करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही गांव से निकला हूं। मुझे पता है शिक्षा विपरीत परिस्थितियों हमने शिक्षा हासिल करके इस मुकाम तक पहुंचे, तो मुझे पता है कि गांव की पृष्ठभूमि होती है वो आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की होती है, उनमें टैलेंट बहुत होता है। तो उसके आधार पर मैं इस जोशीला गांव से आजाद माध्यमिक विद्यालय के शाला स्टाफ से और मेरे जूनियर प्रिय राधेश्याम के हिसाब से यहाँ जो 2 टॉपर बच्चे होंगे इस बार 10 देंगे। जो टॉपर होंगे वो टॉपर भी किसमें, साइंस और मैथ, जिसको विज्ञान और गणित में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे यहाँ पे जोशीला गांव का, उन 2 बच्चों की डॉक्टर बनाने की पढ़ाई की जिम्मेदारी पूर्ण मैं लूंगा। क्योंकि मैं डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि वो उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है वो साइंस या गणित होनी चाहिए, तो डॉक्टर में आगे यही काम होती है। उन 2 बच्चों की 3 साल तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूं कि शायद घर जैसा माहौल मिलता है, मैं बिल्कुल उन बच्चों को आपकी याद तक नहीं आने दूंगा। ऐसा माहौल रखूंगा, ऐसे छोटे भाई की तरह ध्यान रखूंगा। और मेरा पूरी टीम, एक जो भी वहां पढ़ रहे हैं या फिर कुछ बच्चे हैं जो डेजिटेटी में सिलेक्ट नहीं हुए पर मेधावी है, उनको मैं बाहर बहुत सारी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, जिसको सीकर पढ़ रहे हैं, कोई जोधपुर पढ़ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन बच्चों को एकदम बिल्कुल ऐसा माहौल दूं कि आने वाले 3 या 4 साल में वो आपके सामने डॉक्टर बन गए हैं, वो बच्चे यहाँ बैठे और आप लोगों को आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट करें। मैं फिर से दिल की गहराइयों से पूरे शाला स्टाफ का और यहाँ मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि, भामाशाह, प्रशासनिक अधिकारी और हमारे गुरुदेव, जो हमें गुरुदेव के आपने उद्बोधन सुना था, गुरुदेव के उद्बोधन में स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं, देश हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये इनसे सारी जुड़ी हुई चीजें आपको बताइए। क्यों हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, क्यों हमें, क्योंकि हम पढ़ के किसका नाम रोशन कर रहे हैं, हम पढ़ के किसकी सेवा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी फील्ड में जाए आप, चाहे डॉक्टरी जाए, चाहे इंजीनियरिंग जाए, चाहे आईएएस बने, चाहे आईपीएस बने, चाहे आप फौजी भाई बने, चाहे आप वकालत करें, किसी भी फील्ड में जाए आप किसकी रक्षा कर रहे हो, आप किसको विकसित कर रहे हो, अपने देश को विकसित कर रहे हो। तो गुरुदेव ने यह बताई कि अपने अंदर राष्ट्रीय भावना जरूर होनी चाहिए। और दूसरी मेरा आपसे फिर से निवेदन रहेगा कि आप लगातार अंतराल में शिक्षा सेमिनार कराते रहिए। बिल्कुल हम आपको हमेशा टाइम देंगे, कभी भी आप लोग, हम इन बच्चों को तैयार रहेंगे, इसी चीज की कोशिश भी कर रहे हैं। और आप ये मान सम्मान वाली चीजें हैं, यहाँ से आज बंद करने की कोशिश करें और वो पैसा बच्चों के एजुकेशन पे लगाएं। शायद छोटी छोटी बूंदे मिलके घड़ा भर देती है, वैसे छोटा छोटा आर्थिक सहयोग है वो हम लोगों को, हमारे गांव के बच्चों को शायद एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा सकते हैं जिससे गांव हमारा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं धन्यवाद दे देता हूं शाला स्टाफ का, जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया, हमें इन बच्चों से रूबरू होने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।